आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सेक्टर जिनके अंदर हमें 2022 में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो सेक्टर है जो कि 2030 तक हमारे पैसे को 10 गुना बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, कौन सा सेक्टर है इस वीडियो में जानेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। माय नेम इज ऋषिकेश तोमर एंड यू आर वाचिंग मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो शुरुआत करते हैं 5वें नंबर के सेक्टर की। तो 5th नंबर का जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ना वो इंडिया के अंदर आगे चल के बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है, बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है इस सेक्टर के अंदर। कैसे 2025 तक ये सेक्टर जो है वो $24 बिलियन तक रीच करने वाला है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट ने जब वो 3 फार्मूलाज वापस ले लिया तो उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और बड़ा डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन ये था कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो जो है वो 1000 एफपीओ जो है वो सेटअप करने वाले हैं पूरे देश के अंदर। अब एफपीओ का मतलब क्या होता है? एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एफपीओ जो होता है ना वो एक तरीके से रिप्लिकेशन है, मतलब कि एक तरीके से वो रिप्लेस करने वाला है एपीएमसी मंडीज को। एपीएमसी मंडीज के अंदर होता क्या है, किसानों का जो शोषण होता है, किसानों को सही वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन सही वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? सही वैल्यू मिलेगी एफपीओ के अंदर। नॉर्मली जो एफपीओ है करंटली कश्मीर और हरियाणा के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं, बट आने वाले समय के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1000 एफपीओ सेटअप करने वाले हैं अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर। अब ये एफपीओ क्या काम करने वाले हैं समझाता हूँ। अब ये एफपीओ जो होते हैं ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसानों का एक ग्रुप रहेगा। किसान यहाँ पे अपना कनेक्शन बनाएंगे, अपने जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जब वो रजिस्टर करेंगे ना तो एफपीओ के जो भी वहाँ के करता धरता हो गए, जो भी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो फार्मर्स को बताएंगे कि उन्हें जो है वो अल्टीमेटली कैसे सॉइल्स के अंदर कौन से इंडिग्रेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी सॉइल को चेक करके उनको बताएंगे कि उन्हें कौन सी फसल का उत्पादन करना चाहिए, राइट। ये सारी डिटेल्स जब उनको देंगे ना तो उसी के साथ साथ वहाँ पे होगा क्या, फार्मर जो है वो डायरेक्टली एग्जिट कस्टमर्स के पास, एग्जिट कस्टमर्स यानी कि एंड कस्टमर के पास जो है वो अपना माल भी बेच सकेंगे। कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मैं एक कंपनी हूँ, मुझे 5 टन स्ट्रॉबेरीज चाहिए, तो मैं एफपीओ के अंदर जाऊंगा, मेरे एरिया के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के। तो वहाँ पे मैं जाऊंगा, पूछूंगा कि भैया यहाँ पे कोई मतलब कि वहाँ पे इंक्वायरी करूंगा कि भाई मुझे 5 टन स्ट्रॉबेरी चाहिए। तो वहाँ पे जो भी फार्मर स्ट्रॉबेरी बनाते होंगे ना तो उनका एक अपना ग्रुप होगा। उस ग्रुप के लीडर के साथ मैं बातचीत करूंगा। वो फार्मर्स मुझे बताएंगे कि भाई मुझे कितने पैसे देने हैं, मुझे कितनी कॉस्ट देनी है, या फिर उसी के साथ साथ मुझे वो लोग बताएंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ देनी है, मुझे खाद देनी है, बीज देनी है, 70% एडवांस देना है या 30% एडवांस देना है, कितना एडवांस देना है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फार्मर्स अपनी रखेंगे। अगर मुझे वो टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर होते हैं तो मैं वहीं पे डील साइन कर लूंगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, यानी कि एफपीओ के अंडर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अंडर बनाया जा रहा है। जिससे अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सीड के अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर और फार्मिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जितने भी मतलब कि उत्पादन हो गए, उनके अंदर आपको जो है वो बहुत जल्दी बूम देखने को मिलेगा इन इंडस्ट्रीज के अंदर। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो आगे चल के काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करने वाली है। सो 4th नंबर का जो सेक्टर है ना वो है ईवी सेक्टर। करंटली जो ईवी सेक्टर है ना इंडिया के अंदर वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बूम कर रहा है। जैसे जैसे कंपनीज मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेगी ना वैसे वैसे अल्टीमेटली प्राइस भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस कम हो जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने लगेगी। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही पैसा बढ़ेगा। अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की माने या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स की माने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की माने, जो इंडिया का जो ईवी सेक्टर है ना वो आने वाले 2030 तक जो है वो $150 बिलियन को टच कर जाएगा। करंटली इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग इंडिया के अंदर $3.5 बिलियन से, जो कि 2030 तक बढ़ के हो जाएगी लगभग $150 बिलियन। 90% की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी इस सेक्टर के अंदर। सो ईवी सेक्टर जो है ना वो अभी इमर्जिंग है, काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है और ये अगले 10 साल के लिए बूम में रहेगा। 10 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसे रिप्लेस कर लेगा। वो कौन सी है? वो पहला नंबर का सेक्टर है, बाद में बताता हूँ, राइट। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब तीसरे नंबर का जो सेक्टर है ना वो कौन सा है? वो है भैया हमारा जूते का सेक्टर। अब जूट सेक्टर का मतलब कि क्या है? देखो, आपने बैम्बू ट्रीज देखी है, जो बैम्बू ट्रीज वगैरह होती है ना उसके काट को, उसे मतलब कि काट के एक तरीके से उससे जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। होम डिजाइनिंग के लिए बैग्स बनाई जाती है और नॉर्मल छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं उन बैम्बूज को काट के, राइट। पहले जो था ना ये इलीगल था। तो लोग क्या करते थे, लोग जो है वो अल्टीमेटली इंडिया से बैम्बू चुराते थे, बांग्लादेश, नेपाल लेके जाते थे और वहाँ से जो है वो अल्टीमेटली बेचा करते थे। मोस्टली जो जूते के सेक्टर यानी कि जो बैम्बू ट्रीज है ना वो आपको आसाम, बंगाल, नागालैंड के साइड में ही देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा चोरी जो है ना वहीं से हुआ करती थी बैम्बूज की। लोग जाते थे, चोरी करते थे और उसे इलीगली बांग्लादेश
वेस्ट लेके जाते थे और वहाँ से उसे बेचते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। गवर्नमेंट को जैसे ये बात पता चली, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर का बैन हटा दिया, उसे इलीगल से लीगल कर दिया। अब इंडियन कंपनीज जो कि इन बैम्बू मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती है, इन बैम्बू प्रोडक्ट्स को काट के जो है वो अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो उसके एक लुक वगैरह बनाती है और उसे अल्टीमेटली बेचती है। तो ये जो सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। अगर मैं दिसंबर 2021 की बात करूं तो बैम्बू सेक्टर के अंदर यानी कि जूते सेक्टर के अंदर इन कंपनीज ने लगभग 24 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं और वो प्रोडक्ट इन्होंने मोस्टली अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। जूते का जो सेक्टर है ना आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो ये आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। सेकंड नंबर का जो मार्केट सेक्टर है ना वो है बैंकिंग सेक्टर। इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है ना वो डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, रेगुलेट होते जा रहा है जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है। 2018 में ऑनलाइन पेमेंट्स का जो मार्केट था ना वो लगभग 75 बिलियन डॉलर्स का था। 2021 में ये बढ़ के हो गया 300 बिलियन डॉलर का। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की माने तो 2023 तक ये मार्केट बढ़ के होने वाला है 1 ट्रिलियन डॉलर का। वही अगर मैं बैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो वो है 110 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि 1.48 ट्रिलियन डॉलर का। ये 2030 तक बढ़ के होने वाला है लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर, राइट। आरबीआई की माने तो आरबीआई का ये कहना है कि आज के डेट में जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स है या फिर जितनी भी कंप्लीट जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है ना वो इतना स्ट्रांग बन चुका है, इतना मजबूत बन चुका है कि वो किसी भी रिसीजन को बड़े आराम से टैकल कर सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप बड़े आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। सो इन्वेस्ट करने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, 4 लेसन जो कि आपको सीखने चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, अगर आपको घाटे का सौदा नहीं करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अब बात करते हैं पहले नंबर के सेक्टर की। जो पहला नंबर का सेक्टर है ना वो कौन सा है, तो वो है भैया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। मैंने आपको कहा था कि ईवी का जो सेक्टर है ना वो सिर्फ 10 साल के लिए ही रहेगा, 10 साल बाद ये जो सेक्टर है रिप्लेस करने वाला है और एक नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या। देखो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक प्योरली नेचुरल रीजनरेटिव इलेक्ट्रिसिटी से बनाई गई गैस है जो कि कंप्लीटली प्योर है, जो कि 0% कार्बन इमिशन करती है। ये एक तरीके से प्योर फ्यूल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के अंदर रिवोल्यूशनाइज कर देगा। अगर मैं बात करूं अमेरिकन कंपनीज की तो अमेरिकन कंपनीज का कहना यह है कि हम जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को एक तरीके से इतना बड़ा बनाएंगे और उससे जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हम ग्रीन हाइड्रोजन को 150 से 200 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे सारी कंट्रीज को। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि मुकेश अंबानी ने यह कहा है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया के अंदर 1 रुपए पर केजी से बेचेंगे और ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि उसे एक्सपोर्ट भी सेम वैल्यू के ऊपर करेंगे, जिसके वजह से अल्टीमेटली इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉस्ट घटती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर घटेगी तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। कस्टमर ये सोचेगा कि यार उसे कम कॉस्ट के अंदर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्ट डिमांड बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, यानी कि वापिस लाइफ साइकिल जो है वो रिटेन हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो और घटेगी, यानी कि लोग और भी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके वजह से अल्टीमेटली ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री जो है वो बड़े आराम से सक्सेसफुल हो जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। टॉप 5 कंपनीज है जो कि करंटली इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स लगाई हुई है और इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया कर रही है, जिसके अंदर 3 कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और 2 कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के। पहली कंपनी है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरी कंपनी है एनटीपीसी, तीसरी कंपनी है गेल, 4th नंबर की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और 5th नंबर की कंपनी एलएनटी। ये जो कंपनीज है ना ये आगे चल के ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर बहुत तेजी से काम करने वाली है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो करंट ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो है 300 मिलियन डॉलर, बट ये 2030 तक बढ़ के हो जाएगा लगभग 10 बिलियन डॉलर का, और उसके बाद में अगले 5 साल के अंदर इसको जो है वो 200 बिलियन डॉलर टच करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बूम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि ये कंप्लीटली प्योर फ्यूल है जिससे कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लेते हैं आपके पास एक हाइड्रोजन व्हीकल है जिसके अंदर 50 लीटर का 50 केजी का एक सिलेंडर है जो कि जिसके अंदर आप जो है वो गैस रिफिल करवा सकते हो। अब एक हाइड्रोजन गैस की जो पर केजी के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है ना वो आपकी आ रही है 1 रुपये, राइट, 2 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 100 रुपये के अंदर आपका जो सिलेंडर है वो फुल फिल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो ऑन एन एवरेज 20 है, तो आपकी गाड़ी जो है बड़े आराम से 100 रुपये के अंदर 1000 किलोमीटर ट्रांसफॉर्म करेगी, या फिर आप जो है बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब कि 100 रुपये का। समझ रहे हो मेरी बात को, पॉइंट समझना चाहता हूँ उस पॉइंट समझो, राइट। इसके वजह से ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हमारा नंबर 1 सेक्टर के अंदर आता है। ये लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़े बेनिफिट देने वाला है आप सबको।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब बात करते हैं आपके गिफ्ट की। तो आपका गिफ्ट क्या है? तो भैया अगर आपको अपना शेयर मार्केट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो आप अपस्टॉक्स को चूज कर सकते हो। अपस्टॉक्स आपको जो है वो आपका अकाउंट जो है फ्री में ओपन करके देता है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करता। उसके साथ साथ आपको जो है वो 1000 रुपए की फ्री क्रेडिट ब्रोकरेज भी मिलती है। प्लस इसी के साथ साथ जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना किसी भी डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने की, वो भी आपको फ्री हो जाएगी। अगर आप खुद अपस्टॉक्स को रेफर करते हो किसी अपने दोस्त के साथ तो अपस्टॉक्स जो है आपको 200 रुपये का कैशबैक रिवॉर्ड भी देगा। तो देर किस बात की, नॉर्मली कंपनी 300 से 400 रुपये चार्ज करती है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, शेयर मार्केट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे वैल्यूबल कंटेंट बनाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।